ओके, तो आज हम लोग कोऑर्डिनेट जियोमेट्री शुरू करने वाले हैं। अब काफ़ी आई थिंक लगभग आज 10वां दिन है, 9 या 10 दिन हो गए हैं क्लास लिए हुए। तो इसके बारे में क्यों मैं क्लास नहीं ले पाया हूँ, इसके बारे में डिटेल में हम लोग क्लास के लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। बट राइट नाउ लेट्स जंप इनटू द रिक्वायर्ड टॉपिक, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। सबसे पहले देख लेते हैं कि हम लोग किस तरह से कोऑर्डिनेट जियोमेट्री को करने वाले हैं। चलिए, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखेंगे बेसिक अलजेब्राइक टूल्स, मतलब कुछ इक्वेशंस को सॉल्व करने के कुछ जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। देन स्ट्रेट लाइंस। अब स्ट्रेट लाइंस जब मैंने लिख दिया तो स्ट्रेट लाइंस में सब कुछ इंक्लूड हो गया, ठीक है। स्ट्रेट लाइंस के इक्वेशंस, पोलर फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस एंड एवरीथिंग। उसके बाद हम लोग करेंगे द सर्कल। देन हम लोग आगे बढ़ेंगे द पैराबोला, इलिप्स और छठा हाइपरबोला। और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स, सम जनरल थ्योरम्स, और इसी को कह लीजिए एक्स्ट्रा थ्योरम्स ऑन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक है। अब बेसिक अलजेब्राइक टूल्स, बेसिक अलजेब्राइक टूल्स में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। एक मिनट, यहाँ पे 2 नंबर पे जो है ना, 2 नंबर पे हम लोग कर देते हैं कि सम थ्योरम्स एंड proofs on lines and angles, या lines and polygons, ठीक है। पॉलीगॉन्स क्लोज्ड फिगर जो कि स्ट्रेट लाइन से बन के जो कि स्ट्रेट लाइन से बना हो। और तीसरे में इसको थोड़ा सा हमें चेंज करना होगा, बाकी सब उसी तरह से रहेगा, बस यहां पे इसको भी मिटाइए। यहां पे बस ये लिखिए जनरल डिस्कशन ऑन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसमें हम लोग लोकस वगैरह पढ़ेंगे और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रेपेजियम, ट्राइंगल, ये सब कुछ देखेंगे, तो इसीलिए इसका नाम मैंने जनरल डिस्कशन दे दिया। देन यहां से वही सब, द स्ट्रेट लाइंस, द सर्कल, द पैराबोला, the ellipse, the hyperbola and some extra or more theorems on coordinate geometry, जो भी इंक्लूडेड होगा इसमें आगे देख लेंगे। सबसे पहले तो हमारा टारगेट है यहाँ तक करना। अब ये और इसमें से कुछ पोर्शन तो अभी हम लोग ख़त्म करने का टारगेट रखते हैं पहले क्लास में ही। जो समय लगेगा वो यहाँ से शुरू होगा, द स्ट्रेट लाइन से, क्योंकि यहाँ से सारे के सारे टॉपिक जो है लंबे लंबे होने वाले हैं।
कोई छोटा टॉपिक नहीं होने वाला है, तो मैं कोई सर्टेन टाइम नहीं दूंगा कि इस पर्टिकुलर टाइम तक मैं ख़त्म करवा दूंगा, क्योंकि अच्छे से करवाना है, एक एक प्रूफ आपको बताना है। तो मान के चलिए कि 1.5 महीने लगभग ऑलमोस्ट तो लग ही जाएंगे, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा भी चला जाए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सर्टेन टाइम हम नहीं देखते हैं कि कितने दिन में ख़त्म हो जाएगा, बट हाँ इसी तरह से इसी सीरीज़ में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कब तक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो सकता है। मैं मैक्सिमम 2 महीने लेके चल रहा हूँ, अगर उससे ज़्यादा गया तो देखेंगे, आपको पता चल जाएगा क्यों जा रहा है। या 1 मिनट, चलिए चलिए कुछ बेसिक अलजेब्राइक टूल्स करते हैं। इसमें हमें क्या क्या करना है, इसमें हमें वो सब कुछ करना है जो हमें बताएगा कि कुछ पर्टिकुलर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है बेसिकली। चलिए देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा आपको। सपोज द इक्वेशंस a1x प्लस a2y इज इक्वल टू 0 एंड b1x प्लस b2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री का। x और y में 2 वेरिएबल है x और y, और ये दोनों इक्वेशन क्या है, साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशंस का क्या मतलब होता है, ऐसे इक्वेशंस जो कि सेम वैल्यूज ऑफ वेरिएबल पे होल्ड करें, मतलब x और y का जो वैल्यू होगा दोनों इक्वेशंस के लिए सेम होगा। तो अगर ऐसा है तो पहले इक्वेशन से हम क्या ले सकते हैं, a1x इज इक्वल टू माइनस a2y ले सकते हैं। देयरफॉर x बाई वाई इज इक्वल टू माइनस a2 बाई a1। सिमिलरली यहाँ से x बाई वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देंगे, इसको इक्वेशन 2 नाम दे देंगे, तो ये कितना हो जाएगा माइनस b2 बाई b1। अब चूंकि ये दोनों इक्वेशन सेम वैल्यूज ऑफ x एंड y के लिए होल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब है कि देयरफॉर a2 बाई a1 इज इक्वल टू b2 बाई b1। इसी को लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इनवर्टेंडो से। या अगर सिंपल सादा लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो इधर दोनों को पलट दिया सिंपली। चाहे ऐसा कर सकते हैं कि आप a1 को यहाँ ले जाइए, b1 को यहाँ ले जाइए, a2 को यहाँ लेके आ जाइए, b2 को यहाँ लेके आ जाइए, दैट्स इट। तो इसको इन्वर्टेंडो बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन की भाषा में, ठीक है। सो ये यहाँ से आ गया a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। अब ये जो आप रिलेशन देख रहे हैं ये इन दोनों इक्वेशंस के चारों कोफिशिएंट्स के बीच में है, एंड दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर इक्वेशन इज कॉल्ड द एलिमिनेंट ऑफ दिस टू इक्वेशंस। एलिमिनेंट किसी दो या दो से ज्यादा इक्वेशंस का एलिमिनेंट क्या कहते हैं, वो उस तरह का एक रिलेशन कहते हैं जिसमें x और y इन्वॉल्व नहीं हो, ठीक है। तो अगर आपके पास कुछ 2-3 इक्वेशंस दिया हुआ हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया हुआ हो, और आपसे कहा जा रहा हो कि फाइंड द एलिमिनेंट ऑफ दीज इक्वेशंस, तो आप क्या करेंगे, एलिमिनेंट का मतलब है गेटिंग रीड ऑफ द वेरिएबल्स, गेटिंग रीड ऑफ ऑल दोज वेरिएबल्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन दोज पर्टिकुलर इक्वेशंस। जो भी वेरिएबल है उसमें मान लीजिए आपके पास 3 इक्वेशन है फर्स्ट डिग्री में x y z के बीच में, ठीक है, अभी हम देखेंगे उसके बारे में भी। तो एलिमिनेंट का मतलब है x y और z को हटा देना, जो भी रिलेशन आपको ले आना है उसमें से x y और z को हटा देना। तो यहाँ पे x y कुछ भी नहीं है, देख लीजिए, ये सिर्फ कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन है, इसी को कहते हैं एलिमिनेंट ऑफ दीज टू इक्वेशंस। अब ये एलिमिनेंट जो है हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, a1 a2 b1 b2, ये डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर है इज इक्वल टू 0 है।
डिटर्मिनेंट ऑफ द सेकेंड ऑर्डर है ना, दिख रहा है हमें। कैसे सॉल्व करते हैं डिटर्मिनेंट को? इस तरह से मल्टीप्लाई करके a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। देख लिया आपने, यही चीज आ गया। तो अगर कोई भी फर्स्ट डिग्री का इक्वेशन, दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस दिया हुआ हो, तो आपको उन दोनों इक्वेशंस का एलिमिनेंट किस तरह से लिख सकते हैं? इस डिटर्मिनेंट को। और ये डिटर्मिनेंट आप सिंपली याद कैसे रख सकते हैं? जिस तरह से इक्वेशन लिखा हुआ है उसी ऑर्डर में कोफिशिएंट्स को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखना। जैसे पहला इक्वेशन a1 और a2, तो पहले इक्वेशंस के जो भी कोफिशिएंट है वो पहले रो में लिख देना है, दूसरे इक्वेशन का जो भी कोफिशिएंट है वो दूसरे रो में लिख देना है। दैट्स इट। ठीक है, तो इस तरह के इक्वेशंस को इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह से ये सॉल्व भी करना तो हुआ ना, ये दोनों तो बेसिकली लीनियर इक्वेशंस है। एक से x निकाल के दूसरे में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो वहां से y का वैल्यू निकल जाएगा। फिर उस y को दोनों में से किसी भी इक्वेशंस में आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से x का वैल्यू निकल जाएगा। तो ये तो बेसिक चीज है, बस ये आपको बताना था। ठीक है, चलिए तो इसको याद रखिएगा ये कंडीशन। अगर फर्स्ट डिग्री में दो साइमल्टेनियस इक्वेशंस इस तरह के हों, जब भी आए आपके पास, तो डेफिनेटली द एलिमिनेंट ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर लाइक दिस। अब a1 a2 b1 b2 की जगह कुछ भी हो सकता है, तो कुछ भी होगा तो आपको इसी जिस ऑर्डर में कोएफिशिएंट होगा ना उसी ऑर्डर में लिख देना है। दैट्स इट। ठीक है, डिटर्मिनेंट आपको सॉल्व करना मैंने वेक्टर अलजेब्रा में बताया था। चलिए अब मान लीजिए थर्ड ऑर्डर का नहीं, तीन इक्वेशंस हैं फर्स्ट डिग्री में xy और z के बीच में। तो उसमें किस तरह से उन तीनों इक्वेशंस का एलिमिनेंट कैसे हम लोग निकालेंगे ये भी देख लेते हैं जरा। कुछ नहीं करना है, जिस तरह से इसको निकाला था ना आपने, सिमिलरली उसको भी निकालना है। मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुतों को पता होगा ये सब कुछ, लेकिन चूंकि मैं इस तरह से करवा रहा हूँ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की, जो पहली बार कर रहा हो उनको भी समझ में आए। ठीक है, इसीलिए अगर मान लीजिए उनको ये सारे टूल्स नहीं पता हो, ये मेथड नहीं पता हो, तो हो सकता है आगे जाकर दिक्कत हो जाए। a1x प्लस a2y प्लस a3z इज इक्वल टू 0, b1x प्लस b2y प्लस b3z इज इक्वल टू 0, c1x प्लस c3y प्लस c2y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। 1 2 3। अब ये तीन इक्वेशंस है x y और z में फर्स्ट डिग्री में, डेफिनेटली तीनों साइमल्टेनियस इक्वेशंस है। अब आपको पता है कि जितने इक्वेशंस होते हैं उतने ही वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, चलिए वेरिएबल्स अगर कम हुए तो कोई दिक्कत नहीं है, वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन जितने, अगर आपको 3 वेरिएबल दिया हुआ है तो उन तीनों वेरिएबल को निकालने के लिए एटलीस्ट 3 इक्वेशंस तो उन तीनों वेरिएबल में आपको होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये तीनों इक्वेशंस हैं फर्स्ट डिग्री में। अब इन तीनों का एलिमिनेंट कैसे निकालेंगे? तीनों इक्वेशंस में हम लोग क्या करते हैं, z से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? z से डिवाइड कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? a1 इंटू एक्स बाई जेड प्लस a2 इंटू एक्स बाई जेड प्लस a3 इज इक्वल टू 0। दूसरे इक्वेशन में क्या हो जाएगा? b1 इंटू एक्स बाई जेड प्लस b2 इंटू, माफ करिएगा यहाँ पे y होगा, यहाँ पे y बाई जेड प्लस b3 इज इक्वल टू 0। तीसरे में भी उसी तरह कर देते हैं। ठीक है, अब अगर x बाई जेड को और y बाई जेड को आप वेरिएबल माने तो आपके पास दो ही वेरिएबल है, x बाई जेड और y बाई जेड। तो अब तो आप किसी भी दो इक्वेशन को यूज करके x बाई जेड और y बाई जेड के वैल्यूज को निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह एक्चुअली इस तरह के इक्वेशंस को सॉल्व किया जाता है। अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना चाहे इस तरह के इक्वेशंस को, हमेशा जब भी आपके पास इस तरह का इक्वेशन हो तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही सॉल्व किया जाता है। दैट इज x बाई, यहां से देखिए x बाई, अगर दो ही इक्वेशन होता आपके पास, अगर दो ही इक्वेशन होता तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए ये और ये इक्वेशन होता, सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस में ध्यान दीजिए 1 और 2 में, तो क्या करते हैं हम लोग? x बाई a2
B3 माइनस B2 A3 इज इक्वल टू y बाई B1 A3 माइनस B3 A1 इज इक्वल टू Z बाई इज इक्वल टू Z बाई A1 B2 माइनस B1 A2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आपको पता होंगे, मैंने रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बताया हुआ है। ठीक है, इसको क्या कर लेंगे, इन तीनों को कुछ भी मान लेंगे, k से मान लीजिए रिप्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे इसको जब इक्वेट करेंगे k के साथ तो x इज इक्वल टू समथिंग आएगा, सिमिलरली y इज इक्वल टू समथिंग आएगा, सिमिलरली z इज इक्वल टू समथिंग आएगा। उसको तीसरे इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें एलिमिनेंट मिल जाएगा इन तीनों इक्वेशंस का। ठीक है, या कुछ भी आप करिए, या तो फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप 2 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकाल लीजिए। 2 और 3 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करिएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास, x बाई B2 C3 माइनस C2 B3 y बाई C1 B3 माइनस B1 C3 इज इक्वल टू Z बाई B1 C2 माइनस C1 B2। कैसे किया हम, जब x को x वाला x के प्रोपोर्शन में जो है उसको जब हम लिख रहे हैं तो हम इस वाले को ढक ले रहे हैं और यहां से शुरू कर रहे हैं। और कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए इस वाले y यहां से y के कोफिशिएंट को z वाले कोफिशिएंट से ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इसको ऐसे करके मल्टीप्लाई कर रहे हैं। देखिए जब मल्टीप्लिकेशन नीचे की तरफ है तो साइन क्या है, पॉजिटिव, और जब मल्टीप्लिकेशन ऊपर की ओर है तो साइन नेगेटिव। अब y का लिखना है तो y को लिखने के लिए ये वाला पोर्शन ढक लेंगे और क्या करेंगे, अभी हमने इस तरह से शुरू किया था मल्टीप्लाई जिगजैग वे में, एक बार इस तरह से शुरू कर रहे हैं तो अब इस तरह से शुरू करेंगे। तो y को ढकेंगे तो C1 B3 माइनस B1 C3 और B1 C3। ठीक है, उसी तरह अब z को करेंगे तो फिर अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x और इस वाले y के कोफिशिएंट को और C1 और B2 को, तो आपका ये आ जाएगा। उसी तरह इसको भी किया था 1 और 2 से। इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं k। अब यहां से x इज इक्वल टू k इंटू ये आएगा, y इज इक्वल टू k इंटू दिस एंड z इज इक्वल टू k इंटू दिस। x, y और z के इन तीनों वैल्यूज को हम लोग पहले वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा एलिमिनेंट फॉर्म इन तीनों इक्वेशंस का, क्योंकि उसके बाद x y वो जो फॉर्म आएगा, वो जो पर्टिकुलर रिलेशन आएगा इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे उसमें x y z होगा नहीं, इसीलिए वही इन तीनों का एलिमिनेंट फॉर्म होगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, कैसे होगा, मान लीजिए यहां से हमने किया फ्रॉम 2 and 3 पाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, कोई भी करिए आप, 1 और 2 से करिए या 2 और 3 से करिए। मैं जनरली 2 और 3 से किया जाता है और ये एक्स वाई जेड के वैल्यू को पहले वाले में सब्स्टिट्यूट किया जाता है, तो मैं जनरल तरीका ही प्रेफर कर रहा हूं। ठीक है, ये भी करिएगा तो गलत नहीं होगा। चलिए, यहां से आपका x इज इक्वल टू k इंटू B2 C3 माइनस C2 B3, y इज इक्वल टू k इंटू C1 B3 माइनस B1 C3 एंड z इज इक्वल टू k इंटू B1 C2 माइनस C1 B2। सब्स्टिट्यूटिंग इन 1 वी गेट, हमें क्या मिल जाएगा, देखिए अब यहां भी k, यहां भी k, यहां भी k, तो यहां भी k आएगा, यहां भी k आएगा। x y z का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। चलिए अंत में मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा डिटेल में जा रहे हैं। a1 और x का वैल्यू k इंटू B2 C3 माइनस C2 B3। ठीक है, फिर प्लस k इंटू A2 क्या आ जाएगा, C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस k इंटू A3 इंटू Z का वैल्यू क्या है, B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू 0। अब k को कॉमन लेके आप उधर भेज देंगे तो क्या आएगा, दैट इंप्लाइज A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3
प्लस A2 C1 B3 माइनस B1 C3 प्लस A3 B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे XYZ कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये एक रिलेशन है जो कि इन सारे कोफिशिएंट्स के बीच में है, ठीक है। इसीलिए इसी इक्वेशन को, इसी पर्टिकुलर रिलेशन को हम कहेंगे एलिमिनेंट ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस। अब ये तो याद रखना बहुत दिक्कत वाली बात है, झंझट ऐसा नहीं है कि याद आप नहीं रख सकते हैं, डेफिनेटली आप रख सकते हैं, लेकिन जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो सिमिलर चीज हम डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, C1 C3 C2 और C3 इज इक्वल टू 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैंने पहले ही बता दिया है, तो यही इसका एलिमिनेंट फॉर्म हो गया। ये या ये, अगर ये याद रखते हैं तो ठीक है, अगर ये याद रखते हैं तो इससे आप आसानी से इसको ले आ सकते हैं, क्योंकि इसी को इस तरह से लिखा गया है या इसी को डिटरमिनेंट फॉर्म में इस तरह से लिखा गया है। सो द एलिमिनेंट ऑफ दीज थ्री इक्वेशंस आर दिस। और देखिए इस डिटरमिनेंट को कैसे लिखा गया है, जिस ऑर्डर में इक्वेशन के कोफिशिएंट्स है बस उसी ऑर्डर में। पहला क्या है, A1 A2 A3 पहले रॉ में A1 A2 A3, सिमिलरली B1 B2 B3 दूसरे रॉ में, और तीसरे रॉ में C1 C2 C3, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे मैंने बताया है आपको, फिर से एक बार चलिए बता देते हैं। आपको याद होगा डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। अब सबसे जो छोटा वाला डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर का, उसके बाद आता है थर्ड ऑर्डर का। तो मान लीजिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो करेंगे हम लोग A1 यानी कि ये हमने सेलेक्ट किया। अब A1 के साथ जो रॉ और जो कॉलम है उसको ढक लेंगे, A1 के साथ ये पूरा कॉलम और ये पूरा रॉ ढक लेंगे। हमारे पास क्या बचा, B2 B3 C2 C3, ठीक है। A1 इंटू डिटरमिनेंट B2 B3 C2 C3। उसके बाद ऑल्टरनेटली प्लस और माइनस, यहां पे आपने प्लस लिया, अब यहां पे माइनस लगा दीजिए। A1 के बाद क्या आता है, A2 वाला कॉलम और रॉ को ढक लेते हैं। बचेगा क्या इसको ढकने पे, B1 C1 B3 C3। अब एक बार प्लस A1 माइनस A2, अब फिर ऑल्टरनेटली प्लस माइनस फिर प्लस, तो प्लस A3 और A3 वाले रॉ और कॉलम को ढक लेंगे, तो क्या बचेगा, B1 B2 C1 C2 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, ये तो सॉल्व हो जाएगा ना, A1 इंटू B2 C3 माइनस C2 B3 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस C1 B3 प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस C1 B2 इज इक्वल टू 0। वही चीज आ गया, ठीक है। तो आप आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ पे नेगेटिव नहीं है तो इसको इधर इसको उधर लिख दीजिए, ये पॉजिटिव फॉर्म में आ जाएगा, दैट्स इट। देखा आपने, डिटरमिनेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि आपके पास फर्स्ट डिग्री में 4 इक्वेशंस है 4 वेरिएबल में, इस तरह से A1x प्लस A2y प्लस A3z प्लस A4u, B1x प्लस B2y प्लस B3z प्लस B4u, C1x प्लस C2y प्लस C3z प्लस C4u, और अंत में D1x प्लस D2y प्लस D3z प्लस D4u। ठीक, एक चीज ध्यान रखिएगा, इन सारे इक्वेशंस के राइट साइड में 0 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 0 नहीं अगर रहेगा इधर तो आप ये सब कुछ अप्लाई नहीं कर सकते हैं, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो इसका एलिमिनेंट क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना है, बस फोर्थ ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट होगा जिसमें कि इसी तरह आपको लिख देना है, A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4
C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए इरेज करूं इसको। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ये सिंपल लग रहा है बट यू आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ दीज थिंग्स इन द अपकमिंग चैप्टर्स ऑन कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसीलिए ये सब याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल इक्वेशन से प्रोबेबली, जैसा कि मैंने कहा, आपको याद भी होगा। अगर आपने ठीक से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा ये सब कुछ। चलिए अब एक छोटा सा प्रॉब्लम मान लीजिए हमारे पास है कुछ इस तरह का। अच्छा, ये चीज़ भी आप देख लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में तो आपको सब कुछ पता होगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस के बारे में आपको सब कुछ पता है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस तरह का, इसको क्या हो गया, ये तो चल ही नहीं रहा, एक मिनट। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आपको इसका सॉल्यूशन तो पता है ना, b² माइनस 4ac/2। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। इफ आगे एक ये जब हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशंस पढ़ेंगे तो ये सारा कुछ हम लोग करने वाले हैं, लेकिन चूंकि अभी हमने थ्योरी ऑफ इक्वेशंस नहीं करा है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने स्टार्ट कर दिया, तो इसको याद रखिएगा। इफ एनी इक्वेशन be written so that the coefficient of the highest term is unity, then 1। अगर कोई भी इक्वेशन जिसको उस तरह से लिखा गया हो जिसमें कि जो उस इक्वेशन का हाईएस्ट टर्म होगा उसका कोएफिशिएंट 1 हो जाए, मतलब क्या, अगर ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इसको इस तरह से लिखना है कि कोएफिशिएंट 1 हो जाए, तो इधर और इधर दोनों तरफ a से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस b/ax प्लस c/a इज इक्वल टू 0। हाईएस्ट टर्म यानी कि वेरिएबल का हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, ठीक है, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है, 1। यही यहाँ पे कहा जा रहा है। अगर 1 हो जाए ये वाला, तो अब जो भी यहाँ सेकेंड ऑर्डर का, सेकेंड डिग्री का ये इक्वेशन है, थर्ड डिग्री का होगा तो जो x का क्यूब होगा या y का क्यूब होगा या z का क्यूब होगा वही सबसे हाईएस्ट पावर होगा। उस पर्टिकुलर केस में उस वेरिएबल का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। अगर उसी तरह फोर्थ डिग्री का होगा तो वो कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। सो अगर किसी भी इक्वेशन को उस तरह से लिखा जाए कि उसके हाईएस्ट टर्म का कोएफिशिएंट
यूनिटी हो जाए यानी कि 1 हो जाए, तो ये देखा गया है, ये प्रूफ किया गया है कि द सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू द coefficient of the second term with its sign changed. ठीक है, मतलब अभी बता दे रहा हूं मैं अलजेब्रिकली भी, द सम ऑफ product of the roots taken 2 at a time, इसका भी मतलब अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। The sum of the product of the roots taken 2 at a time is equal to the थर्ड टर्म। यहां पे साइन चेंज के बारे में कुछ नहीं लिखा गया है, तो जो साइन होगा वही ले लेना है। तीसरा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 3 at a time is equal to the यहां पे लिख लीजिए कोएफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म, ठीक है, इज इक्वल टू द कोएफिशिएंट ऑफ द fourth term with its sign changed। अब आपने देखा कि यहां पे साइन चेंज है, यहां पे नहीं है, फिर यहां पे साइन चेंज है, अगले वाले में फिर चेंज हो जाएगा, एंड सो ऑन। इसके बाद सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 4 at a टाइम, इसका क्या मतलब है? मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। सपोज द रूट्स ऑफ दिस, रूट क्या होता है किसी इक्वेशन का? उस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। एक्स के वो सारे के सारे वैल्यूज होते हैं जिनको यहाँ पे रखने पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि रूट्स है, सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, उसी को रूट कहते हैं, एंड वाइस वर्सा। If alpha and beta be the roots of this quadratic equation, then alpha plus beta, sum of the roots, the sum of the roots is equal to the coefficient of the second term with its sign changed। सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या है? b by a, साइन क्या है? प्लस है, तो चेंज कर दीजिए माइनस, माइनस होता तो प्लस। और द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 at a टाइम, अब 2 ही रूट है तो इसमें तो एक ही आएगा ना, अल्फा इंटू बीटा, और तो कोई प्रोडक्ट आएगा नहीं, तो बस ये तीसरे टर्म के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको, हाँ ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म, क्योंकि अगर ये तो सेकेंड डिग्री का इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसीलिए थर्ड टर्म में यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है। अगर ज़्यादा डिग्री के इक्वेशन होंगे तो तीसरे टर्म में भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा, जैसा कि हम अभी देखेंगे। तो आपने समझा। अब मान लीजिए एक इक्वेशन इस तरह का कुछ है, इस तरह का कोई इक्वेशन है, चलिए छोड़िए, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0, ये थर्ड ऑर्डर का इक्वेशन है, ठीक है। मतलब ऐसा इक्वेशन जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर क्या है, वेरिएबल का 3 है। चलिए भाई,
अब इसमें इफ अल्फा बीटा एंड गामा बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन सम ऑफ द रूट्स कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म के बराबर होता है विथ इट साइन चेंज्ड। अब सबसे पहले एक चीज और हमें करना है कि हाईएस्ट डिग्री जो है उसका कोफिशिएंट 1 हमें करना है, तो वो भी करना होगा। और वो कैसे करेंगे हम लोग, इसको कैसे लिख सकते हैं, a से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, और क्या, b बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस c बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इज इक्वल टू 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ द सेकेंड टर्म विथ इट साइन चेंज्ड, यानी कि माइनस बी बाई ए। अब सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स टेकन 2 एट ए टाइम, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, जितने पेयर बन सके, उसके बाद बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, यही पेयर है। तो टेकन 2 एट ए टाइम, दो रूट्स का प्रोडक्ट का सम, ये किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म विदाउट एनी साइन चेंज। तो तीसरा टर्म क्या है, सिंपली c बाई ए के बराबर है, ठीक है। एंड सम ऑफ द रूट्स टेकन 3 एट ए टाइम, सो अल्फा बीटा गामा, अब इसमें तो यही एक पेयर आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस डी बाई ए के, ठीक है। और यहां साइन चेंज हो जाएगा, ऑल्टरनेटली साइन चेंज होता है, सम में होता है, फिर दो का प्रोडक्ट में नहीं होता है, 3 के प्रोडक्ट के सम में फिर होता है, और उसके बाद फिर 4 का अगर प्रोडक्ट का जरूरत होगा तो वहां पे नहीं होगा। चलिए, सो ये हो गई थोड़ी सी इसकी बात, रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स ऑफ इक्वेशंस। तो ये हर एक इक्वेशन में ये एप्लीकेबल होगा, इतना आपको तो पता चल गया। ये कुछ बेसिक चीज था, ये कुछ बेसिक टूल्स हैं जिनको आपको याद रखने होंगे। बाकी बहुत सारे बेसिक टूल्स हैं, जैसे कि ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने के लिए, तो आई होप वो सब कुछ याद होगा, क्योंकि वो मैंने बताया है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री हम लोग साथ में कुछ जो हल्का फुल्का बचा हुआ है वो भी करते ही जा रहे हैं, तो ट्रिगोनोमेट्री आपका ऑलमोस्ट पूरा हो गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल्स वगैरह ये सब कुछ। चलिए, थोड़ा बहुत नहीं है, थोड़ा 30% होगा। अब एक क्वेश्चन देख लीजिए, छोटा सा है। What is the value of A? What is the value of A so that the equations ax plus 2y plus 3z is equal to 0, 2x minus 3y plus 4z is equal to 0, and 5x plus 7y minus 8z is equal to 0 may be simultaneously true। कह रहा है कि a का कौन सा वैल्यू होगा जिसके लिए ये तीनों इक्वेशंस जो होंगे साइमल्टेनियसली ट्रू होंगे। साइमल्टेनियसली ट्रू होने का क्या मतलब, मैंने शुरू में बताया था, उसका ये मतलब है कि x, y और z का वैल्यूज जो हो इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, ठीक है। मतलब जो x, y, z का वैल्यू इसको सेटिस्फाई करे, वही x, y, z का वैल्यू इसको भी सेटिस्फाई करे, वही x, y, z का वैल्यू यही इसको भी सेटिस्फाई करे। दैट इज these three equations are three simultaneous equations in first degree between x, y and z। simultaneous का यही मतलब होता है। और जब ऐसा है तो ये कंडीशन कब होगा, सिंपली इसका एलिमिनेंट हमें लिख देना है, वही कंडीशन होगा। द कंडीशन रिक्वायर्ड
एलिमिनांट याद करिए, एलिमिनांट कैसे लिखते थे, जब x, y और z या और भी वेरिएबल अगर होता था तो उन सारे वेरिएबल का वैल्यू जो है, जितने भी इक्वेशंस हैं उन सबको सेटिस्फाई करे, तभी तो वो साइमल्टेनियस कहा जाता था ना, और तभी तो हम एलिमिनेंट निकाल पाते थे। क्योंकि भाई अगर तीन इक्वेशन है हमारे, अगर मान लीजिए हमारे पास तीन इक्वेशन है एक्स, वाई और जेड के बीच में, तो किसी दो इक्वेशन से हम लोग क्या करते थे, किसी भी दो इक्वेशन से एक्स, वाई और जेड का वैल्यू के टर्म में निकालते थे, और तीसरे इक्वेशन में वो हम लोग वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते, तो वही हमारा एलिमिनेंट आ जाता था। यानी कि एक्स, वाई और जेड का वैल्यू तीनों के लिए सेम है। ठीक है, चलिए, सो द कंडीशन रिक्वायर्ड इज द एलिमिनेंट ऑफ द गिवन simultaneous equations। अब 3 डिग्री का है ये, सॉरी 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल के बीच में। अब इसका क्या होगा एलिमिनेंट, आपको पता है a 2 3, x, y और z के कोफिशिएंट को मैंने एकदम जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में हमने लिख दिया। 2 -3 4 यहाँ से, फिर 5 7 और -8 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व नहीं कर लेंगे, a इंटू 24 -28, इसको और इसको हमने ढक लिया, -2 इसको और इसको ढकेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट बनेगा 2 5 और 4 8 के बीच में, तो -8 इंटू 2 -16 -20, उसके बाद फिर +3 इसको और इसको ढक लेंगे, 7 दूनी 14 +15, क्योंकि माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। -4a और ये क्या हो जाएगा, -36 इंटू 2, 36 इंटू 2 क्या हो जाएगा आपका +72। ठीक है, और यहाँ पे 15 और 14 29, 3 इंटू 29 इज इक्वल टू 0। -4a इज इक्वल टू 27 8 -72, तो -4a इज इक्वल टू 7 2 9 हो गया, 8 7 15 हो गया, ये और ये कट जाएगा, a इज इक्वल टू 159/4। देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं है, मैं आंसर मैच करा लेता हूँ। हाँ ठीक है, 159/4 यही रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, सो ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री की तरफ मूव करते हैं। चलिए, कहाँ से शुरू करना है आपके लिए, इतना इसमें थ्योरेटिकल पोर्शन है कि मुझे बुक लेके ही साथ में ही चलना होगा, क्योंकि कुछ छूटना नहीं चाहिए। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं, यहां से शुरू हो रहा है आपका कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। अब जियोमेट्री का मतलब तो आपको पता है कि क्या होता है। शेप्स के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उसी को जियोमेट्री करते हैं, कहते हैं। डिफरेंट शेप्स के बारे में हम लोग जब पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट इज एक्चुअली अ सिस्टम और अ मेथड which is actually helping us to determine the location of points। पॉइंट्स के लोकेशन को कोऑर्डिनेट्स बताता है किसी भी जियोमेट्रिकल फिगर में। अब चलिए समझते हैं थोड़ा कि कोऑर्डिनेट होता क्या है।
कोऑर्डिनेट्स। इसको मान लीजिए y, इसको मान लीजिए x, इसको o। ठीक है भाई, ये जो है इसको मान लीजिए एंगल ओमेगा। अगर यहां पे कोई पॉइंट P है हमारा, ठीक है, कोई पॉइंट P है, यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि OI के पैरेलल हो और यहां पे आके M में मिल जाए, OX में M पे आके मिले, तो MP को हम लोग क्या कहेंगे? एज द फिगर शोन, एज द फिगर ड्रॉन, if OX and OY are two straight lines meeting at O, O पे मिल रहा है, यहां लिख लीजिए let if P be the point, इस तरह नहीं, ऐसे करिए, ड्रॉ, टेक ए पॉइंट P and draw PM perpendicular to OX meeting OX in M. Then MP is called the abscissa and OM is called, नहीं माफ करिएगा, MP वर्टिकल लाइन है ना, इसको कहेंगे ऑर्डिनेट, कॉल द, इसके बारे में अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने वाला हूं, ये रफ एक मेरा एस्टिमेट है जो कि आपको मैं बता रहा हूं। MP इज कॉल्ड द ऑर्डिनेट एंड OM इज कॉल्ड द एब्सिसा ऑफ P। अब ऐसा क्यों कहते हैं इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, और ये फिगर जो है इसको हमने ऐसा क्यों बनाया इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, दो स्ट्रेट लाइंस है, OX और OY दोनों O पे मिल रहा है हमारा, तो OX को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग कहते हैं X एक्सिस, ठीक है, ये एक रफ एस्टिमेट है, इसके बारे में हम लोग बाद में समझेंगे। अब यहां से हम लोग एक्सिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, नहीं तो एक काम करते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, चलिए इसको हटाइए, यहां से हटाइए, इसको भी अभी मिटाइए। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट्स के बारे में, एक्सिस के बारे में कि एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है, उसके बाद ऑर्डिनेट एब्सिसा के बारे में उसके बाद जानेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, ये y, ये O, ये x है आपका, ठीक है। सपोज OX एंड OY आर, ध्यान दीजिएगा OY इस पे परपेंडिकुलर नहीं है, टू स्ट्रेट लाइंस meet at the point
O. Then OX is called the axis of X and OY is called the axis of Y. Both the X axis और X एक्सिस या फिर इसको Y एक्सिस भी कहते हैं. बोथ द X एक्सिस एंड Y एक्सिस आर टुगेदर कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. जब इस तरह का कोई फिगर हो तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने खींचा है इसको कहते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये जो लाइन खींचा है हमने इसको कहते हैं वाई एक्सिस. द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड द एंगल ऑफ द एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो इसके एंगल के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद देखेंगे. सो एक्स एक्सिस इसको कहते हैं, वाई एक्सिस इसको कहते हैं. नाउ अब यहां पे एक पॉइंट पी ले लीजिए और यहां से एक लाइन ड्रॉ करिए जो कि बार बार मेरा टेढ़ा हो जा रहा लाइन. अब ठीक है, पी को यहां रखता हूं. ठीक है, पी को यहां रखिए आप. ठीक है, एक्सिस जिस तरह से आप ट्रिगोनोमेट्री में साइन को यूज करते थे, साइन यहां भी वही यूज होगा. अभी मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा. एक काम करते हैं, पहले कोऑर्डिनेट्स के बारे में समझ लेते हैं. कोऑर्डिनेट्स के बारे में तो हमने देख लिया, पहले क्वाड्रेंट के बारे में समझ लेते हैं. क्योंकि ध्यान दीजिए, अभी तक जो भी आप एक्सिस पढ़ते आ रहे थे, वाई और एक्स एक्सिस, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर था. उसके वही हमें यहां भी करना है, बट जनरली ऐसा नहीं होता है. आगे हायर स्टडीज में जाएंगे तो जरूरी नहीं है कि आपका हमेशा ये एक्सिस वाई और एक्स एक्सिस एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो. इस ओमेगा एंगल पे झुका हुआ भी हो सकता है. हम लोग जो एक्सिस पढ़ते हैं जनरली वो एक स्पेशल केस है इसी का, जहां की ओमेगा 90 डिग्रीज पे होता है. ठीक है, चलिए पहले इसको लिख लीजिए आप, इसके बाद आगे बढ़ते हैं. ठीक है, जब इसी को हम प्रोड्यूस कर देते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो ये हो जाता है एक्स डैश, ये हो जाता है वाई डैश. ठीक है, तो आपने देखा जो हमने साइन कन्वेंशन ट्रिगोनोमेट्री में यूज किया था एक्स और वाई एक्सिस के लिए, वो वही चीज यहां भी यूज होगा. ओ को क्या कहते हैं? द पॉइंट O at which the axis of coordinates meet are called the origin. ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? ऑरिजिन. ठीक है, चलिए भाई, मतलब ऑरिजिन का क्या मतलब है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में या एनालिटिकल जियोमेट्री में या किसी भी तरह के जियोमेट्रिकल फिगर में, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में ऑरिजिन नाम का क्या मतलब है? ऑरिजिन मीन्स द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. मतलब यही ओ जो है, यही वो पॉइंट है जिसको दिमाग में रख के या जिसके रेस्पेक्ट में सारा मेजरमेंट जो होगा इस पूरे फिगर के लिए, वो इसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में किया जाएगा. जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे वो इसी पॉइंट को
अपने दिमाग में रख के करेंगे कि हाँ भाई ये ओरिजिन है, इसके रिस्पेक्ट में हम लोग कोई पॉइंट का डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। सो ओरिजिन इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ रेफरेंस फॉर दिस काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलिए, सो ये हो गया हमारा ओरिजिन। नाउ टेक ए पॉइंट P। अब ये सब तो क्वाड्रेंट है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट एंड चौथा क्वाड्रेंट, तो इसके बारे में कुछ ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गई, क्वाड्रेंट जानने की जरूरत नहीं है। नाउ टेक अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, एंड ड्रॉ PM पैरेलल टू OI to meet OX in M। इससे पहले शायद मैंने इसको परपेंडिकुलर लिख दिया था ना शुरू में जब मैं बता रहा था, तो माफ करिएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम को लेके शायद मैंने परपेंडिकुलर लिख दिया था, तो उसके लिए क्षमा करिएगा मुझे। चलिए, टेक अ पॉइंट P इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड ड्रॉ PM पैरेलल टू OI टू मीट OX इन M, ठीक है। देन OM, ध्यान दीजिए OM ओरिजिन से मेजर हो रहा है, OM इज कॉल्ड द एब्सिसा एंड of the point P, and MP is called the ordinate of the point P, ठीक है। OM is called the abscissa of the point P and MP is called the ordinate of the point P। अब ये जो एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, बेसिकली यही रूट है, यही बेस है पूरे कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का। अब देखिए OM, MP, अब OM क्या है? OM एक तरह का डिस्टेंस ही तो बता रहा है ना, लेकिन चूंकि पॉजिटिव x के तरफ है, अब देखिए ओरिजिन के राइट साइड में हमें पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन के ऊपर यानी कि y एक्सिस के तरफ हमें पॉजिटिव लेना है, ओरिजिन के लेफ्ट में यानी कि इधर नेगेटिव x, और ओरिजिन के नीचे यानी कि y डैश की तरफ नेगेटिव y। साइन तो यही है जो कि ट्रिगोनोमेट्री में हमने देखा था, ठीक है। चलिए, नाउ द ऑर्डिनेट एंड एब्सिसा, the एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, वैसे भी लिख सकते थे ऑर्डिनेट या एब्सिसा, या एब्सिसा या ऑर्डिनेट। मैंने जानबूझ के एब्सिसा पहले क्यों लिखा, क्योंकि एब्सिसा x एक्सिस होता है और ऑर्डिनेट y एक्सिस होता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर में जानेंगे। मतलब एब्सिसा का क्या मतलब? एब्सिसा का मतलब डिस्टेंस अलोंग द x एक्सिस, ऑर्डिनेट का मतलब डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस, सिंपल। एब्सिसा है, और चूंकि डिस्टेंस में सबसे पहले हम x को लिखते हैं, देखेंगे आगे, इसीलिए मैंने एब्सिसा को पहले लिखा, थोड़ा सा सिस्टमैटिक वे में हो जाता है ये। द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर टुगेदर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, ठीक है। एब्सिसा और ऑर्डिनेट को साथ में हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझते हैं। अब एक चीज याद रखिएगा कि जो भी डिस्टेंस होगा x के तरफ, जो भी डिस्टेंस होगा, मान लीजिए कि यहां पे कोई पॉइंट है,
और यहाँ पे एक पॉइंट है और ये एकदम इस तरह से x के साथ पैरेलल है। तो जो भी डिस्टेंस हम x के तरफ मेजर करेंगे राइट या लेफ्ट में, उसको हम डिस्टेंस अलोंग द x कहेंगे, और जो भी हम y के तरफ मेजर करेंगे ऊपर या नीचे, उसको हम डिस्टेंस अलोंग द y एक्सिस कहेंगे। ठीक है, अगर इफ OM is equal to x and MP is equal to y, then the coordinate of P is equal to is x y। तो ये क्या हो गया x y। सो x और y बेसिकली क्या है? OM मेरा जब x है और MP जब y है, तो जो P का कोऑर्डिनेट है वो x और y है। अब ये कोऑर्डिनेट x और y क्या बता रहा है? डेफिनेटली ये आपको बता रहा है x के तरफ ऑरिजिन से, देखिए पहले थोड़ा सा ध्यान से फिगर को देखिए, यहां पे एक ये लाइन ड्रॉ करिए। ठीक है, x के तरफ है, y तो आपको यहां से डायरेक्ट ये दिख ही रहा है। तो कोऑर्डिनेट किसी पॉइंट का, अब यहां पे पॉइंट P के लिए हम लोग बात करते हैं। P का कोऑर्डिनेट मतलब क्या? ये इस पर्टिकुलर प्लेन में, प्लेन का क्या मतलब है? ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये पूरा बोर्ड जो है मेरा, ये एक्स वाई प्लेन हो गया, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये 2 डायमेंशन फिगर बन रहा है, यानी कि इस पूरे बोर्ड को हम एक्स और वाई एक्सिस में हमने डिवाइड कर लिया। ठीक है, ये पूरा एक्स, ये पूरा वाई। अब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब हमसे कहा जा रहा है कि OM का जो डिस्टेंस है वो x है, MP का जो डिस्टेंस है y है, और ऑल टुगेदर x और y जो है P का कोऑर्डिनेट है। अब जैसा कि मैंने पहले कहा शुरुआत करते समय ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, कि कोऑर्डिनेट का मतलब है किसी पॉइंट के लोकेशन को फाइंड आउट करना। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट उस पर्टिकुलर पॉइंट के लोकेशन को बताता है किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में। अब यहां पे P जो है, यहां से जब x के तरफ इसका दूरी देखेंगे तो कितना है? x के तरफ OM यानी कि x एक्सिस के तरफ ये x दूरी है, ये x दूरी है OM, और M से जब y ऊपर जाएंगे हम, तो हम पहुंच जाएंगे कहां? P पे। तो आपने लोकेशन पता कर लिया ना, आपने लोकेशन P का पता कर लिया। सो दिस इज कॉल्ड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P। तो याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट्स किसी भी पॉइंट का क्या होता है? उस पॉइंट के लोकेशन को बताता है। वेक्टर अलजेब्रा में भी हम पढ़ रहे थे कोऑर्डिनेट, वहां भी यही चीज कोऑर्डिनेट हमें बता रहा था। इनफैक्ट पोजीशन वेक्टर किसी भी पॉइंट का क्या बताता था? उस पॉइंट के लोकेशन को स्पेस में। बट यहां चूंकि 2 डायमेंशनल फिगर है तो यहां पे इसी प्लेन में इस पॉइंट के लोकेशन को बता रहा है। ठीक है, x क्या है? x एब्सिसा है, y क्या है? ऑर्डिनेट है। ठीक है, चलिए अब अगर x और y एक्सिस इस तरह के एंगल पे झुका हुआ हो सकता है ओमेगा जो है ये 90 डिग्री से ज्यादा हो या 90 डिग्री से कम हो, जैसे मैंने यहां पे दिखाया है 90 डिग्री से कम। तो इस तरह के एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑब्लिक एक्सिस। यही ओमेगा जब 90 डिग्री हो जाता है, यही ओमेगा जब 90 डिग्री हो जाता है, तो हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम बनता है वो एकदम इस तरह से बनता है, इधर x, इधर y, इधर o, x डैश और y डैश। ओमेगा कितना हो जाता है? 90 डिग्री। और इस तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग कहते हैं क्या? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और इसको ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम या ऑब्लिक एक्सिस, और इस तरह के एक्सिस को रेक्टेंगुलर एक्सिस। So when omega is 90 degree, then the axis are called
rectangular axis, otherwise the axis are called oblique axis। ठीक है, तो आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब तक कुछ ना कहा जाए, कंडीशन ना दिया हो, कोई फिगर बना के आपको ना दिखाया गया हो, तो आपको हमेशा ये अज्यूम करना है कि आपके साथ आपको जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात हो रही है वो रेक्टेंगुलर एक्सिस के बारे में बात हो रही है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बात हो रही है, ना कि ऑब्लिक सिस्टम के बारे में, ना कि ऑब्लिक एक्सिस के बारे में। अब ये जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, अब थोड़ा सा इसका हल्का सा हिस्ट्री देख लेते हैं। ये एक्चुअली में एक फ्रेंच मैथमेटिशियन और फिलोसोफर थे, रेने डेस्कार्टेस। उन्होंने ही इसको इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहली बार। ठीक है, उसके बाद फर्मेट वगैरह ने इसको ज्यादा अच्छे से डेवलप किया, बट रेने डेस्कार्टेस ने इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। इसीलिए इस तरह के सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स को हम लोग क्या कहते हैं, सिंपली सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। इसको सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ही कहा जाता है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स के बारे में उन्हीं का इंट्रोडक्शन ही था, इन्होंने कोऑर्डिनेट्स के बारे में ही कहा था, तो ये सारा कुछ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स ही कहा जाता है। अब एक्सिस आपको याद रखना है कि एक्सिस किस केस में ऑब्लिक है और किस केस में रेक्टेंगुलर है। जैसा कि मैंने बताया, जब तक कुछ ना कहा गया हो आपके लिए एक्सिस हमेशा रेक्टेंगुलर ही रहेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं जरा क्या क्या है। चलिए अब थोड़ा सा इसके हिस्ट्री को और ध्यान से जान लेते हैं, कार्टेशियन वगैरह के बारे में। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इसको मेरा मैं इरेज कर देता हूं मैं। चलिए, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। अब जो है नाउ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स के बारे में अभी मैं बात कर रहा था आपसे। तो ये जो पूरा सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स है, दिस सिस्टम of coordinates are called Cartesian system of coordinates। बिकॉज इतना नहीं, बस कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इतना ही याद रखिए। इसको किन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, रेने डेस्कार्टेस ने सबसे पहली बार इसका आइडिया दिया था। उसके बाद बहुत सारे मैथमेटिशियंस ने इसको और अच्छे से डेवलप किया। तो जब ओमेगा 90 डिग्री ना हो तो ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं, जब ओमेगा 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या रेक्टेंगुलर एक्सिस हमें कहा जाता है। तो लिख लीजिए इसके बारे में, इफ ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री देन the axis are oblique, मतलब झुका हुआ होता है या एक दूसरे से। if omega is equal to 90 degree then the system is called the rectangular एक्सिस और रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपने देखा कि जो
ये जो सिस्टम है, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग सिस्टम अभी जो भी पढ़ेंगे ना आगे, वो सारा का सारा कार्टेशियन सिस्टम में रहेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में भी आगे जानेंगे हम लोग बहुत जल्दी अगले क्लास में। तो इस तरह से जब भी हम किसी पॉइंट को लोकेट करते हैं ना इस सिस्टम से, तो इसको क्या कहा जाता है, कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जब एक्सिस 90 डिग्री पे हो, ओमेगा 90 डिग्री हो, तो एक्सिस रेक्टेंगुलर होता है, तो उस केस में इसी चीज को हम कह सकते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, जिसके बारे में हमें मतलब इसी को यूज करके हमें आगे पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है। बट ऐसा नहीं है, बहुत जगह ऐसे सिचुएशंस आएंगे जहां की हमारे पास जो एक्सिस होगा वो ओमेगा उसमें 90 डिग्री नहीं होगा, यानी कि ऑब्लिक एक्सिस में सारे सिस्टम्स को हमें दिखाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखिएगा। ये दोनों कंडीशंस है, अगर ओमेगा 90 डिग्री हो तो रेक्टेंगुलर एक्सिस या रेक्टेंगुलर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहते हैं, और अगर ओमेगा 90 डिग्री नहीं है तो ऑब्लिक एक्सिस कहते हैं। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये बेसिक्स, कल से इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग। ठीक है, तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक्चुअली मैं क्लास नहीं ले पाया था पिछले कुछ 8-9 दिन में। क्लास मैं 2 तारीख को ही शुरू करने वाला था, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मेरा कंप्यूटर थोड़ा ख़राब हो गया था तो मुझे नया मंगवाना था। लेकिन उसके बाद उसी दिन 2 तारीख को मेरे बड़े भाई का थोड़ा एक्सीडेंट हो गया था और उनके पैर में फ्रैक्चर आ गया था, जिसकी वजह से और 2-3 दिन मुझे टाइम लग गया। सो सॉरी फॉर दैट, और उसी लिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि कल से 2-2 क्लास लूँ ताकि ये जल्दी से ख़त्म हो। ठीक है ना, 2-2 क्लास लेके इसको जल्दी जल्दी ख़त्म करवाना हो। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मुझे करवाना था, इसीलिए ज़्यादा कुछ था नहीं। असली जो ये सब कुछ आपको याद रखना है। कल के क्लास में, कल से हम लोग इसके बारे में सारा कुछ शुरू करेंगे डिटेल में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। आपको अब कोऑर्डिनेट्स वगैरह के बारे में पता चल गया होगा कि किसी भी पॉइंट को जब लोकेट किया जाता है तो उसके एब्सिसा और ऑर्डिनेट को यूज़ करके किया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम लोग और ज़्यादा डिटेल में कल से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हम लोग करेंगे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे, क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड आउट करेंगे, मतलब ट्रायंगल के जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए होंगे और उस पर्टिकुलर ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करेंगे। उसी तरह किसी क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए होंगे और उनको हम लोग उस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल के एरिया को फाइंड करेंगे, और इस तरह की चीज़ें। और आगे हम लोग लोकस के बारे में अगर टाइम बचा कल तो पढ़ेंगे, तो इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कल से हो सके तो, मैं प्रॉमिस नहीं करूँगा, बट मे बी इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि मैं 2-2 क्लास करवाऊँ अगले कुछ दिनों तक। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।